बच्चों आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले प्रैक्टिस 7 जो जितने भी हमने किए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, वहाँ से आप जो है देख लेना। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, इसके देख लीजिए। आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको खंड खा मिलेगा अंगणित परीक्षण जो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक 20% आते हैं और इसी तरह के पेपर में सवाल आपको मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देख लीजिएगा और अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए कर लिए तो आपका पेपर में सिलेक्शन 100% होगा। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले जो डेली मैं आपको 6 बजे शाम को प्रोवाइड कराता हूँ ये आपको डेली मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है 80,905 को संख्यात्मक रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये देखिए 80,000 है तो आप यहाँ पे 80,000 लिखिए, फिर 905, 80,905 आपका ये बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। दिए गए अंकों में अंक आपको दिया गया है, यहाँ पे अंक है आपका 1, 4, 6, 8, 1, 4, 6, 8 और 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है और 5 अंकों के सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है, क्या होगी। तो बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है हमें कि क्या होगी हमारी। तो बच्चों जब हम सम संख्या बनाते हैं तो ये हमारा जो इकाई का अंक होता है लास्ट वाला, ये एक सम संख्या होनी चाहिए और सम संख्या हमारे पास एक 8 है और एक 4 है। तो बच्चों जब हम बड़ी संख्या कोई लिखते हैं तो बाद वाली संख्या हमारी छोटी होनी चाहिए और इधर से हम बड़े से छोटे की तरफ लिखते जाते हैं। तो अगर हम इनकी सम संख्या बनाएं तो बाद में हमारी सम होनी चाहिए और सम जो है हमारे पास 4, 6 और 8 है। तो सबसे छोटी जो सम संख्या है वो आप यहाँ पे लिखिएगा और बाकी जो बची हुई संख्या है इनको आप घटते क्रम में लिखेंगे। तो 9, 8, 6, 1, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 98,614। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। बस ध्यान रखिएगा जब सम संख्या की बात है तो लास्ट वाली संख्या आपकी सम होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 43। किसी संख्या का 2/3 भाग 96 हो तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा ये बताना है। तो आप मान लीजिए कि माना जो संख्या है वो आपकी x है। अब प्रश्न के अनुसार x का 2/3 भाग 96 है, मीन्स 2x/3 बराबर कितना हो गया 96। यहाँ से x का मान निकालेंगे बच्चों। तो x का मान निकालने के लिए जो x के बटा में होता है उसकी तिरछी गुणा वो ऊपर जाएगा 96 गुणा 3 और जो 2 x के साथ ऊपर गुणा में है वो यहाँ पे बटे में आ जाएगा। जब भी बराबर से होता है तो उनकी पोजीशन बदल जाती है। काट देंगे, 2 चौक 8, 2 अठे 16। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 48 गुणा 3। x बराबर गुणा करेंगे 3 अठे 24, 3 चौक 12, 13, 14। तो x हमारा कितना हो गया 144। वो संख्या तो 144 हो गई लेकिन हमें बताना उस संख्या का 3/4 भाग। तो संख्या हमारी 144 हुई। तो अब 144 का कितना भाग 3/4। तो यहाँ से 3/4 से गुणा करेंगे। 4 से अगर कट रहा है तो काट देंगे, 4 तिया 12, बचे हमारे पास 2। तो 4 छिक 24 कितना हो गया 36 गुणा 3 गुणा कर लेंगे, 3 छक 18, 3 तिया 9 और 1 10 कितना हो गया 108। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर होगा। कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो पहले बच्चों में वो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या क्या है हमारी, उसके बाद उस संख्या का जो भी भाग पूछा है उतना ही भाग हम लोग निकाल देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बोर्ड मास पर आधारित है ये। देखिएगा प्रश्न संख्या 44, 4/5 प्लस 1/5 भाग 1/3 का 1/5 का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों जब हम ये करते हैं तो यहाँ पे हमारा बोर्ड मास लगता है। बोर्ड मास हमें बताता है कि पहले हमारा अगर ब्रैकेट है तो उसको हल करेंगे, उसके बाद अगर का है तो उसको हल करेंगे। ये जो का होता है ना, ये का गुणा की तरह काम करता है लेकिन ये भाग से पहले इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला। तो हम इसको करेंगे 4/5 प्लस 1/5 भाग, और ये जो का होता है ना बच्चों गुणा का निशान होता है और जिनके बीच में ये है तो सबसे पहले यही ऑपरेशन करना है आपको, का वाला। तो 1 की 1 से गुणा करेंगे, 1 ही कम 1 और 5 तिया 15। ये हमारा यहाँ पे का काम खत्म हो गया। उसके बाद हम 4/5 प्लस, अब यहाँ पे देखो भाग करनी है तो 1/5 और जब हम भाग करते हैं बच्चों तो भाग करते हुए भाग को गुणा में बदल देते हैं और जिससे हम भाग कर रहे थे उसको उल्टा कर देते हैं, अंश को हर और हर को अंश। अब इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो टोटल कितना हुआ 4/5 प्लस ऊपर 3 एकम 3 बचा और नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम ले लेंगे इसका, लासा लेके हमारे पास कितना मिलेगा 4/5 प्लस 3/1। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम बच्चों हमारा 5 होता है। सो 4 और 1 पंजे 5, 5 तिया 15, 15 4 19/5, जिसको हम बदलेंगे मिक्स में। तो 5 तिया 15, 4 19,
4/5, तो 3 सही, 4/5 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा ऐसे पेपर में करना, टाइम भी कम लगेगा, उत्तर बिल्कुल सही आएगा। प्रश्न कह रहा 3.003 और 2.050 के अंतर और उसके योग में अंतर को उसके योग में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो बच्चों, जब भी ऐसी कंडीशन दिया जाए कि इन्हीं संख्याओं का योग और इन्हीं का अंतर आपस में जोड़ा जाए तो क्या आएगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैं बताऊंगा वो ध्यान में देख लीजिए कि जो भी आपकी बड़ी संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पे बड़ी संख्या 3.003 है, 3.003 है, तो बस इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बड़ी को बड़ी ही संख्या में जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा 336003336। तो उत्तर आएगा 6.006। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया एक संख्या दी 9 और 4, उनसे बोला कि आपको इन्हीं संख्याओं के योगफल में से इन्हीं संख्याओं के अंतर को जोड़ना है, तो हमारा उत्तर क्या होगा। तो बस आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है 9 उसको उसमें ही जोड़ दो, तो 9 दूनी 18, आपका आंसर 18 हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? ये आप कंसेप्ट ध्यान रखना, पेपर में इस तरह प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 के वे गुणज ज्ञात कीजिए जो 50 से तो बड़े हों और 78 से छोटे हों। तो गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज बच्चों वो संख्या होती है जो 13 के पहाड़े में आ जाए, यानी कि 13 से कट भी जाए और वो 50 से बड़ी हो और 78 से छोटी हो। तो 13 का पहाड़ तो आता ही है। देखो इसमें 78 आ गया, लेकिन वो 78 से छोटा कह रहा है, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। 50 से बड़े होने चाहिए, 50 से छोटे ये भी नहीं है, और यहाँ पे 78 से छोटे तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सी बची? 52 और 65। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 और 65 जो है वो संख्याएं हैं जो 13 के पहाड़े में आती भी हैं, 50 से बड़ी और 78 से छोटी है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 देखिए। प्रश्न संख्या 47 है 168, 216 और 480 का मासा ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, आप पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। 2 × 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, 216 के भी कर लोगे। 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ से 480 के भी कर लोगे अभाज्य गुणनखंड। ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। अब यहाँ पे हमारा हमें बताना था कि इसका मासा क्या होगा। तो बच्चों मासा के लिए हम क्या निकालते हैं कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड सब में कॉमन होता है, जो हमारा अभाज्य गुणनखंड। तब देख लीजिए यहाँ पे 2 है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। इसमें 2 है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी 2 है, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पर आपका 2 2 है तीनों में। ठीक है, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ 0 ही आएगा, वो मैंने 8 लिख दिया गलती। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 0 आएगा। 2 6 12 और यहाँ पे 0 आएगा। 2 3 6, यहाँ पे 0 आएगा। 2 से 15 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे भी आपका क्या है, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो अब जो हमारे यहाँ पे कॉमन आए, कॉमन जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए, ये वाला कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया और ये 3 कॉमन आया। तो अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, बस यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो हमारा जो एचसीएफ होगा मासा, वो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आप अभाज्य गुणनखंड ध्यान से करिएगा, ऐसे पेपर में गलती मत कर देना जैसे मुझसे हो गई थी। ऐसे बच्चों आप कभी भी आपसे भी हो जाती है जल्दबाजी में, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि गलतियों से हमें सीख कर आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, बहुत ही खास है, एलसीएम का बार बार सवाल आता है, लासस है। 3 अलग अलग मंदिरों में एक घंटी आपकी 10, दूसरी 12 और तीसरी घंटी 15 मिनट के बाद बजती है, यानी कि पहली घंटी 10, दूसरी 12 और तीसरी 15 के अंतराल पर बजती है। यदि वो तीनों घंटी सुबह 8:30 बजे बजी थी, सुबह 8:30 बजे वो घंटियाँ बजी थी, तो हमें बताना है कि एक साथ वो पुनः फिर कब बजेंगी। तो भाई अगर आपको अलग अलग टाइम दिया है तो पहले हम वो टाइम निकालेंगे कि जितनी देर के बाद फिर से एक साथ बजेंगी, और वो टाइम जो होता है वो इन तीनों जो समय दे रखा है, जो अंतराल है, इनके लासा के बराबर होता है। तो पहले हम बच्चों इनका लासा निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 15 आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ से बच्चों हम 3 से करेंगे, 5, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से कर लेंगे, 1 2 ऐसे ही रहेगा, 1 और फिर 2 से। तो हमारा जो एलसीएम आएगा यहाँ से लासा, वो आपका आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 2,
2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60, तो लासा कितना आ गया बच्चों 60। और ये किस में है, यूनिट आपकी मीटर मिनट, तो ये हमारा 60 मिनट में फिर से बजेंगी। और 60 मिनट का मतलब होता है बच्चों कि 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे के पश्चात ये फिर से बजेंगी। अब पहले जो शुरू हुई थी वो 8:30 पर बजी थी, और 1 घंटे के बाद कितना टाइम हो जाएगा, 8:30 से 1 घंटे के बाद हो जाएगा 9:30 बजे, तो वो दोबारा एक साथ जो घंटी है 9:30 बजे बजेंगी सुबह को। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समय का एक प्रश्न अंतराल का जरूर पूछता है पेपर में। देखियो क्या कह रहा है प्रश्न, एक बस मेरठ से देहरादून के लिए 7:20 पूर्वाह्न का मतलब होता है सुबह AM को प्रस्थान करती है, उसे देहरादून पहुंचने में 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो वह देहरादून कितने बजे पहुंचेगी, हमें ये बताना है। तो बच्चों बस जो है ना वो मेरठ से चली, और मेरठ से बस चली 7:20 सुबह को, ये AM का टाइम है, और उसको पहुंचने में 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना भी समय इसको पहुंचने में लगा वो इस समय में प्लस कर देंगे। प्लस करने पर 0 4 2 6 8 7 15 कितना हो गया, 15 घंटे 60 मिनट हो गया टोटल। ये जो 60 मिनट है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो टोटल यहाँ पे आपके 16 घंटे हो गए। अब देखो टाइम जो है हमारा AM PM में दे रखा, अपराह्न मतलब PM होता है, तो ये जो 16 घंटे हैं 16 बजे जो है, इसको हम अगर चेंज करेंगे PM AM में, तो उसमें से 12 माइनस करना पड़ेगा, तो 16 में से 12 गए, कितना बचा 4 बजे अपराह्न यानी कि PM। तो ये बस जो है ना शाम को 4 बजे पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, 18 और 28 के बीच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे 18 से 28 के बीच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप पहले विषम संख्या लिख लीजिए, क्या होती है विषम संख्या। 18 के बाद 19, फिर उसके बाद 21, 23, 25 और 27, ये आपकी विषम संख्या है 18 और 28 के बीच की। इन सब का औसत पूछा है, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या है, तो इन सब संख्याओं का हम योग यानी कि प्लस कर देंगे। और कुल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो कुल संख्या हमारी 5 है, जोड़ लेंगे 9 और 1 10, 3 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, हासिल बचे 2, तो 2 4 6 2 8 और 1 9 2 11, 115 भाग में 5, 5 से 115 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना हो गया, औसत हमारा 23। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। कभी भी बच्चों आपसे औसत पूछेगा तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योगफल बट्टे में कुल संख्या जो भी उसने पूछा, जैसे यहाँ पे विषम पूछा था विषम हमने निकाल ली, सबको जोड़ दिया, जितनी संख्या बनी थी उसी से भाग कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 51, 40 के 40% का क्या मान होगा। तो बच्चों 40 के 40% का पूछ रहा है, तो जब भी हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो संख्या और जितना भी प्रतिशत है उसकी गुणा और भाग हम 100 से कर देते हैं। जब हमने 100 से भाग किया तो इस 0 से ये चला गया और इस 0 से हमारा ये चला गया, कितना बचा 4 चौक 16, तो 40 का 40% जो है आपका 16 होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अक्षत का मासिक व्यय 75% है तथा बचत 250 है, तो अक्षत की मासिक आय क्या है। तो बच्चों यहाँ पे व्यय यानी कि जो खर्चा है अक्षत का वो 75% है, और देखो टोटल सैलरी तो हमारी 100% होती थी, तो बचत कितनी करेगा वो, तो बचत बराबर 100% में से उसके खर्च का प्रतिशत माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 25% वो बचत करता है। किसका 25%, जो भी वो कमाता है, और बचत है उसकी 250 रुपये। तो मान ली उसकी कमाई जो है ना वो x है, तो x का जो 25% होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, 250 रुपये के बराबर होगा। तो x गुणा 25%, तो 25/100 वो बराबर में 250। 25 से 100 काट देंगे, 25 से हम 25, 25 चौका 100, तो x/4 बराबर कितना हो गया 250। x का मान निकालेंगे तब x बराबर 250, और जो इधर x के साथ भाग में होता है बटे में, इधर गुणा में आ जाए, 250 गुणा 4 कितना हो गया बच्चों आपका 1000। तो अक्षत की जो कमाई है वो 1000 रुपये है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53, एक वस्तु 7% की हानि पर, हानि हुई है इसमें बच्चों 7% की हानि पर 651 रुपये में बेची गई है, ये इसका विक्रय मूल्य है, ये बेची गई है 651 रुपये में। उसका क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ। तो जब भी बच्चों आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य बराबर हमेशा ध्यान रखना 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, ये सूत्र मत भूलना बच्चों, और गुणा में आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा।
तो यहाँ पे बच्चों 100 गुणा विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 651 रुपये और भाग 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है बच्चों 7। तो 100 माइनस 7, तब 100 गुणा 651 और भाग 100 माइनस 7 आपका 93 बचा। ठीक है, इसको हम काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचे कितने 2, 3 सते 21, 31 से 17 7 बार कटेगा, 31 सते 217 होता है। तो 100 गुणा में कितना 7 बचा, तो टोटल जो उसका क्रय मूल्य था वो 700 रुपये था। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54, ये भी आपका लाभ हानि से ही प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा प्रश्न में कि एक घड़ी साज एक पुरानी घड़ी को 87 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 10 रुपये इस पर लगाता है, फिर इसको 105 रुपये में बेच देता है, उसको लाभ हुआ है या हानि, आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो घड़ी साज ने पहले इसका देख लो क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य जो जितने में उसमें खरीदी 87 रुपये में इसने इसको खरीदा और ठीक करने पर 10 रुपये और खर्च किए, तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो टोटल घड़ी उसने 97 रुपये में खरीदी, इसका कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य उसने इसको बेचा कितने में, घड़ी को बेचा उसने 105 रुपये में। तो देखो क्रय मूल्य हमारा कम है, कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची, तो जब हम कम में खरीदते हैं और सामान को ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ हो जाता है। और लाभ बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य जितने में बेचा उसमें से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं जितने में खरीदा। तो 15 में से 7 गए 8, कितने 8 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, रुपये 35 को 3:4 में बांटने पर बड़ा भाग कितना प्राप्त होगा ये बताना है। तो बच्चों देखो छोटा भाग 2 भागों में बांटा 3 और 4 में, तो बड़ा भाग आपका 4 अनुपात वाला होगा। कैसे निकालेंगे ये देख लो, जब भी हमें अनुपात में दिया जाता है तो पहले हम लोग ना अनुपातिक सम निकालते हैं। ध्यान से समझना बच्चों एक एक कंसेप्ट, अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग जो भी अनुपात है उसका योग 3 + 4 = 7, अनुपातिक योग हमारा 7 है। हमसे पूछा गया है कि बड़ा भाग, यानी कि बड़ा भाग कितना होगा। तो देखो जो अनुपात बड़ा होगा वही उसका बड़ा भाग होगा। अनुपात बड़ा भाग क्या है 4 है, तो बड़ा भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा कुल धन है 35 रुपये उसको उसके अनुपातिक योग से भाग और जो बड़ा अनुपात है उससे गुणा, 7 पंजे 35, 5 चौक 20, तो उसका बड़ा भाग जो है वो 20 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57, एक बर्तन का 2/3 भाग भरा हुआ है, इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, तो इस बर्तन में कितना पानी आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। एक बर्तन का 2/3 भाग है, मतलब बर्तन के जो है टोटल 3 हिस्से कर दिए गए हैं और इस 3 हिस्से में 2/3 भाग भरा हुआ है, यानी कि इसके 2 हिस्से पहले से फुल भरे हुए हैं और जो एक हिस्सा बचा हुआ है बच्चों, इस हिस्से के अंदर 50 लीटर पानी आ सकता है। आपसे पूछा है कि बर्तन की क्षमता, यानी कि इस बर्तन के अंदर कुल कितना पानी आ सकता है। तो भाई जब 2/3 भाग थे, यानी कि बराबर 3 हिस्सों में इसको बांटा गया था, एक भाग में 50 लीटर आया तो इसमें 50 ही आएगा, सिंपल सी बात है, और इसमें 50 लीटर आएगा, तो टोटल जो इसके अंदर आएगा वो आपका 150 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 80 मीटर हो तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पे बच्चों वर्गाकार मैदान का विकर्ण दिया गया है 80 मीटर, तो विकर्ण जो होता है वर्गाकार मैदान का उसका सूत्र होता है विकर्ण बराबर होता है बच्चों √2 गुणा वर्ग की भुजा, और अगर हमें भुजा निकालना पड़ जाए तब भुजा बराबर होता है विकर्ण और भाग √2। तो विकर्ण हमें बच्चों यहाँ पे 80 दिया गया है, √2 से भाग करेंगे। जब हम √2 से भाग हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे से रूट हटाएंगे तो ऊपर नीचे √2 से ही हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आपका 80 √2 और नीचे √2 से √2 की गुणा करेंगे, तब रूट की रूट से गुणा करते हैं तो बस रूट हट जाता है, संख्या वही रहती है। 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे 40 को तो कितना हो जाएगा 40 √2 हो जाएगा 80 को भाग करने पर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 59, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया, यानी कि घन की भुजा पूछी गई है। घन की भुजा क्या होगी, तो अगर घन की भुजा पूछी है तो उसका सूत्र होता है बच्चों घनमूल किसका, जो भी उसका आयतन दिया है 3375, तो इसका घनमूल निकालते कैसे हैं, 3375 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 तिया 9, बचे कितना हमारे 2, 3 सते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15,
फिर 5 से 25 और 5 से 5 5 25 और 5 एकम 5। तो बच्चों जब हम घनमूल निकालते हैं तो हमें क्या करता है, 3 3 के जोड़े में से एक एक ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बना, इस 3 में से एक 3 लिया जाएगा और इस 5 में से एक 5, 5 दिया 15। तो इस घन की भुजा जो है वो आपकी 15 मीटर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा जब भी आयतन दिया जाए और भुजा पूछ लें तो आयतन का घनमूल करेंगे और घनमूल निकालते हैं, उसके बाद भाज्य गुणन कर करके 3 3 का जोड़ा बना के उनमें से एक एक लेंगे, जो भी आएगा वही उसकी भुजा हो जाएगी। प्रश्न संख्या 60 देख लीजिए, ग्राफ से पर आधारित है और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, ग्राफ से वह वर्ग ज्ञात कीजिए जिसके विद्यार्थी की संख्या दूसरी से आधी है, जिसकी संख्या दूसरे से आधी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 है तो 30 है किसी की, ये रहा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वह वर्ग ज्ञात कीजिए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे से आधी है। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, आपका बी हो जाएगा क्योंकि बी में ई की आधी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे ई में कितना है आपका 60 है और बी में कितना आपका 30 है, तो 60 का आधा क्या होता है, 30 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाला समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और उसमें आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कराएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग तैयारी पे अच्छे से लगे रहिए और कोई डाउट है तो मेरा नंबर आपको पता ही है, 8410246515 मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।